हम हिम रेखा वृक्ष रेखा को भी समझे, जहां से ऊपर वृक्ष विरल हो जाता है, नहीं पाया जाता, और हिम का मतलब हो गया जहां से ऊपर हिम पाया जाता है। और इसी हिम के अंदर ही हमें यहां देखने को मिलेंगे क्या, ग्लेशियर। अगर याद हो चुका है कॉन्फिडेंस हैवी हो जाएगा। कॉन्फिडेंस हैवी होगा तो एग्जाम में भी गोले सही लगेंगे ना। हमको तो गोला सही करना है, तो गोला सही करने के लिए ये वाला जो गोला है ना, इसमें कुछ घुसाना जरूरी है। ये गोला अगर खाली है तो वो गोला भी खाली ही छूटेगा। दोनों गोले का संपर्क अच्छा बनाएं। साथियों नमस्कार, गुरुकुल ज्ञान गंगा के साथ आज हम भारतीय भूगोल का एक और नया चैप्टर पढ़ने वाला है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज आप घर बैठे हिमालय की वादियों में चले जाने वाले हैं और वहां पर देखने वाले हैं प्रमुख हिमानियां, यानी बेहतरीन ग्लेशियर्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और आज के दिन ही हम ये भी जानने वाले हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, और साथ ही साथ भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है और क्या उसकी विशेषता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पूरे भारत में जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर के आप ये समझिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश तक जो है बेहद इंपॉर्टेंट ग्लेशियर होने वाले। देखिए ग्लेशियर के बारे में अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई ग्लेशियर बनते कैसे हैं, क्या होता है ग्लेशियर। देखिए हिमालय के जो हिमानी होती है, बर्फ होता है, उसका एक ठोस भाग होता है। ठोस भाग बोला जाए तो जब बर्फ पड़ती है तब वो ग्लेशियर नहीं होता, बल्कि बर्फ पड़ने के बाद ऊंचाई से खिसकता है वो, और एक दबाव से ही वो संगठित हो जाता है पूरा का पूरा बर्फ। अब वो जब संगठित हो जाता है तो वो कठोर हो जाता है। अब वो संगठित होकर के जो कठोर हो गया वो जो भाग, वो ग्लेशियर बन जाता है। यानी आप ये अगर पर्वत चोटी में अगर बर्फ पड़ रही है, इस तरीके से सफेद बर्फ पड़ गई, तो इसे हम ग्लेशियर थोड़ी ना कहेंगे भाई। दो पर्वतों के मध्य में हमेशा ग्लेशियर होता है। इस तरीके से दो पर्वत हैं, इसके मध्य में ग्लेशियर का भाग होता है। अब वो पर्वतों के मध्य ही क्यों होता है, क्योंकि जब बर्फ यहाँ पड़ती है तो बर्फ का वेट ज़्यादा होता है, यानी बर्फ की लेयर जो है मोटी हो जाती है, तो वो यहाँ से खिसक करके इन घाटियों में ही तो आएगा। अब जब ये घाटियों में आते हैं तब ये ग्लेशियर का रूप ले लेते हैं, क्योंकि ये ठोस हो जाता है तब तक अपने वेग से। अब यही ग्लेशियर कहलाता है। एक्चुअल में ये जो ग्लेशियर है ना, ये ग्लेशियर इन पर्वतों को काटती भी है। अब जब काटती है तो यू आकार की घाटी भी बनाती है, यू आकार की घाटी। अब आप कहेंगे यू आकार की घाटी क्या मतलब है भाई। अरे जब ग्लेशियर पूरे फोर्स से आती है दो पर्वत चोटियों के बीच से, तब वो पर्वत चोटियों को आपस में काट देता है। अब वो यू शेप बन जाता है। किस प्रकार से, इस प्रकार से यू शेप। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि यू आकृति किस प्रकार से बनती है, तो ये इससे बनती है। किससे, ग्लेशियर से ही बनती है। आपने ये भी सुना होगा वी आकार कैसे बनेंगे, तो वी आकार नदी से बनती है, क्योंकि नदी इधर उधर चट्टानों को कम काटते हैं, अपनी गहराई में ज़्यादा काटते हैं। ग्लेशियर एक बार आ जाता है पूरे फोर्स के साथ, तब वो चट्टानों के किनारों को भी काटती है। अब वी आकार बनती है नदी से और यू आकार बनते हैं हिमानी से। हिमानी का मतलब हो जाता है ग्लेशियर। अब ये ग्लेशियर जब ये इसे इस तरीके से काटते हैं तो यू आकार की घाटी बनती है। अच्छा एक चीज और बनता है, देखिए यहां पर कुछ घाटियां और बनती है किनारों पर, ऊपर चोटी से, वो बनता है लटकती घाटियां। याद रखें, लटकती घाटी, और लटकती घाटी भी हिमानी से बनती है। अभी तो ग्लेशियर या हिमानी से बहुत प्रकार की आकृति बनती है। आप फिलहाल इतना याद रखिए, ये बड़ा काम की चीज है। तो यही ग्लेशियर भारत के हिमालय में है। ऐसे तो हो नहीं सकता कि इतना बड़ा हिमालय है और यहाँ ग्लेशियर हो ही ना। प्रत्येक राज्य में आपको ग्लेशियर देखने को मिल जाएंगे, जब तक कि यहाँ लद्दाख से लेकर के अरुणाचल तक। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो लद्दाख वाला एरिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्लेशियर है। और ग्लेशियर ज़्यादातर किस एरिया में होते हैं, देखिए ग्लेशियर होते हैं हिम रेखा से ऊपर। अब आप कहेंगे हिम रेखा क्या है, देखिए हिम रेखा मतलब उसके आसपास होते हैं। एक होती है हिम रेखा। हिम रेखा क्या है, देखिए हिम रेखा एक ऐसी रेखा होती है जहां से ऊपर पर्वत चोटियों पर हमको बर्फ देखने को मिल जाता है। यानी यहां से ऊपर आपको बर्फ देखने को मिल जाएगा, यहां से नीचे बर्फ जो है केवल शीत ऋतु में लगेगा, उसके बाद बर्फ यहां ब्लैंक हो जाएगा, कोरा खाली। और जहां से जिस क्षेत्र से ऊपर हमको बर्फ दिखता है तो वो हिम रेखा होगी, यानी एक बाउंड्री टाइप की होगी। अब वो हिम रेखा के पीछे कारण क्या होता है, हिम रेखा के पीछे का जो कारण होता है, हिम रेखा बनती क्यों है, इसके पीछे कारण है, कुछ भौगोलिक कारण ही है। वे कारण होते हैं, जैसे हम ये समझें हिम रेखा बनेगी कैसे। एक तो मेन चीज होता है भाई अक्षांश, कितने अक्षांश पर उसकी ऊंचाई है हिमालय की, उसी अक्षांश के हिसाब से ही हिम रेखा बनती है। एक होता है उच्चावच,
उच्चावच का मतलब है कि इस भूभाग का ऊंचा नीचा होना, उच्चावच होता है। फिर दूसरी चीज वर्षण भी होता है। वर्षण यानी जब बर्फ जहां पड़ेगी वहीं तो ग्लेशियर होगा ना, इसके पीछे भी ये कारण होता है, तब जाकर के कहीं हमें हिमरेखा देखने को मिलती है। अब आप ये कहेंगे कि भाई हिमरेखा की ऊंचाई कितनी होती है, कितने मीटर पर होती है। हमने तो ये देखा था कि जो हिमालय की औसतन ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। तो क्या 6000 मीटर के आसपास हिमरेखा होती होगी या कितना पर होती होगी? तो इसकी जो हिमरेखा की जो ऊंचाई होती है वो तकरीबन 4300 मीटर से लेकर के 6000 मीटर, यानी कहीं कहीं पर 6000 मीटर की ऊंचाई में भी हिमरेखा पाया जाता है और कहीं कहीं 4300 में भी हिमरेखा पाया जाता है। यह अंतर कैसे आता है? वही उच्चावच। और एक कारण और भी होता है, सागर से दूरी। जितना सागर से दूरी अधिक होगी उतना ये हिमरेखा और नीचे आएगी। आपने जैसे सुना होगा कि भाई लद्दाख में जो है कम से कम 3 महीना हिमपात से ढका होता है। तो लद्दाख के लोग जो है सर्वाइव बड़े मुश्किल से करते हैं। फिर आपको पता है जो हमारे मानसून आते हैं उस टाइम पर लद्दाख में बारिश नहीं लगती है। तो ये भी लद्दाख के लिए एक संकट है, बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि यहाँ रेगिस्तान भी है और नदियों की संख्या भी यहाँ कम है। अब वो ग्लेशियर के पानी से ही गुजारा करते हैं। अच्छा, ये बात हम समझ गए। अच्छा, इसके बाद नीचे जो है एक आकार और बनाता हूं मैं, एक आकार को आप बड़े अच्छे से समझिएगा। ये पर्वत बना दिया मैंने, पर्वत के ऊपर मैंने बर्फ भी इस तरीके से बना दिया है। बर्फ को आप समझे, बर्फ के बीच में ही ये पर्वत चोटियों के बीच में यहाँ पर दर्रा आता है। उसके नीचे यहाँ पर एक रेखा होगी जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं भाई, एक रेखा है जिसे हम कह रहे हैं हिमरेखा। हिमरेखा। और जस्ट इस हिमरेखा के नीचे पर यहाँ पर बुग्याल आते हैं। बुग्याल ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बुग्याल जिसे पयार भी कहते हैं। और पयार और बुग्याल के नीचे ही एक चीज और आती है, एक रेखा और आती है। वो रेखा भी हम याद रखें। उस रेखा को कहते हैं भाई वृक्ष रेखा। वृक्ष रेखा। वृक्ष रेखा भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती है वृक्ष रेखा? क्या है वृक्ष रेखा? देखिए, वृक्ष रेखा का मतलब है जहां पर से हमको वृक्ष देखने को नहीं मिलते हैं, अंतिम छोर, यानी यहां से नीचे आपको वृक्ष देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से आप यदि हिमालय ट्रैक करने के शौकीन हैं तो आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से देखा होगा कि वृक्षों की भी एक सीमा होती है। यदि आप केदारनाथ जैसे जगह जाएं, बद्रीनाथ जैसे जगह जाएं, तो वहां पर वृक्ष है ही नहीं। कौन ले गया वहां के वृक्ष? क्या वहां पर वृक्ष हो नहीं सकते? आप कोशिश भी कर लें वहां पर वृक्षारोपण करने की, वहां पर वृक्ष नहीं हो सकते, क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट है या वहां का जो भौगोलिक स्थिति है वहां पर वृक्ष होते नहीं है। माना चले जाइए, भारत का प्रथम गांव, वहां पर भी वृक्ष देखने को नहीं मिलते हैं। क्या कारण है कि वृक्ष नहीं है? उसके पीछे का कारण है यहाँ उच्चावच और क्लाइमेट। तो ये वृक्ष रेखा हमेशा ही हिम रेखा से नीचे होती है। अब इसकी तो मैंने जो औसतन ऊंचाई बताया आपको वो बताया 4300 से लेकर के 6000 मीटर तक ये होती है। तो वृक्ष रेखा की ऊंचाई कम होगी। ठीक, तो वृक्ष रेखा कितनी होगी? देखिए, वृक्ष रेखा होती है 3600 मीटर, नहीं 3600 नहीं, तकरीबन 3300 मीटर से 3800 मीटर तक हो जाती है। अब आप देखिए 36 से 38 और 38 से 43, क्या समझे? 36 से 38 ये इस तरीके से हम बनाते हैं। 36 से 38 तक तो हमें क्या मिल जाता है, तकरीबन यहाँ पर वृक्ष मिल जाते हैं। यहाँ से ऊपर जो है सीधा 43 से शुरू हो रहा है, तो 38 से लगभग जो है 500 मीटर के आसपास कुछ क्षेत्र बचता है। तो वो जो 500 मीटर के आसपास का जो क्षेत्र बच रहा है वहीं पर बुग्याल पाए जाते हैं। ये देखिए ना, 500 मीटर के आसपास एरिया में बुग्याल पाया जाता है। हालांकि हर जगह 500 नहीं होगा, कहीं पर 500 से ज़्यादा होगा, हो सकता है 1000 मीटर के आसपास हो जाए, कहीं पर 200 मीटर होगा, 100 मीटर, 50 मीटर, ऐसे भी हो सकता है। तो ये इस हिसाब से हम हिम रेखा, वृक्ष रेखा को भी समझें। जहां से ऊपर वृक्ष विरल हो जाता है, नहीं पाया जाता, और हिम का मतलब हो गया जहां से ऊपर हिम पाया जाता है। और इसी हिम के अंदर ही हमें यहाँ देखने को मिलेंगे क्या, ग्लेशियर्स। और वही चीज़ अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे पहले हमने ग्लेशियर को समझ लिया, बनता कैसे है, मतलब कि बर्फ का ठोस रूप ही ग्लेशियर होता है। अब आप ये समझिए, ये जो हिमालय है, इस हिमालय में पूरे के पूरे इस तरीके से श्रेणियां हैं। तो कितने ग्लेशियर हो सकते हैं? असंख्य ग्लेशियर हो सकते हैं, हजारों, हो सकता है गिनती लाख में भी चली जाए, इतने ग्लेशियर हैं। पर प्रत्येक ग्लेशियर का नाम तो नहीं रखा जाएगा ना, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर का हम लोग नाम याद रखेंगे। ठीक,
ये बात हम समझ गए, हिम रेखा और ब्रिक्स रेखा। उसके बाद देखिए एक इम्पोर्टेंट है, क्या भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है या नहीं है, ये हम याद रखें। अच्छा, भारत के ही पास में नेपाल में सबसे ऊंची चोटी तो है, और भारत का हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक पामीर की गांठ है, और इसी पामीर की गांठ के पास में ही विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ऐसा मत कहना भारत में है, ये है विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर। ये पड़ता है तिब्बत में, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर। उसका नाम है फेडचेंको। क्या नाम है? फेडचेंको। अब भाई चाइनीज शब्द है, तिब्बती शब्द है, तो होना ही ऐसे फेडचेंको। फेडचेंको कहाँ है? पामीर की गांठ में। ये पामीर है, यहाँ पामीर की गांठ। हम हिमालय के वर्णन में पढ़ चुके हैं पामीर की गांठ का महत्व क्या है, जिसे कि विश्व का छत कहा जाता है। सबसे उच्च पठार है ये, सबसे ऊंचा भाग धरती का। अब आप बोलेंगे कि भाई सबसे ऊंचा तो एवरेस्ट है। हाँ हाँ, एवरेस्ट है, लेकिन एवरेस्ट क्या है? एवरेस्ट चोटी है, ये चोटी थोड़ी नहीं कह रहा है, ये पठारी भाग है भाई, ये चोटी नहीं है। तो ये पठारी भाग में ही सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अब यहाँ पर हो गया। अब आते हैं भारत पर। ये ग्लेशियर हमने निपटा दिया, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पर देखिए, अब भारत का ग्लेशियर कहाँ है सबसे ऊंचा? भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर या सबसे बड़ा ग्लेशियर देखिए यहाँ पर है ये, ठीक अक्साई चीन, भारत, लद्दाख, पीओके के बीच में। इसका नाम है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? सियाचिन ग्लेशियर। क्या नाम है जी? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर क्या है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। बड़ा ग्लेशियर कैसे बड़ा? लंबाई सबसे बड़ी है। अब लंबाई सबसे बड़ी है तो कितनी? यह है 76.6 किमी लंबाई। 76 किमी लंबा ग्लेशियर है। अंदाजा लगा लो 76 किमी कितना होता है। तो 76 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर कौन सा है? ये सियाचिन। और यही सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा, क्या कहलाता है? सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, जहां पर भारत पाकिस्तान दोनों आपस में युद्ध करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर। और यहां पर माइनस टेम्परेचर होता है हमेशा। ग्लेशियर कैसी जगह पर रहेगा? जहां पर -डिग्री टेम्परेचर होता है। अगर प्लस में हो गया तो ग्लेशियर गलेगा नहीं, फिर माइनस में होता है। इसलिए भारतीय आर्मी जाबाज सिपाही जो है यहाँ पर हर समय ड्यूटी देते हैं, क्योंकि ये हमारी सीमा है, तो इसकी सुरक्षा करना भारतीय आर्मी का ही काम है। वो ये करते हैं, बखूबी करते हैं। इतनी बड़ी हिम्मत और इतना बड़ा जुनून ये केवल आर्मी के ही हृदय में हो सकता है। तो वो लोग जो है यहाँ पर दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं सियाचिन में, और महीने महीने भर तक ग्लेशियर के अंदर रहना है उन लोगों ने। तो कितना कठिन जीवन होता होगा। हम लोग तो यहाँ देख करके, ये केवल पढ़ करके ही याद कर सकते हैं, इतना पढ़ सकते हैं, लेकिन वास्तविक तरीके से देखिए कि कितना कठिन होता होगा। और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी 76 किलोमीटर कोई बात होती है? इस तरीके से अगर यहाँ युद्ध जैसी स्थिति होगी तो क्या हाल होंगे आप समझ सकते हैं। बहुत कठिन है यहाँ पर जीवन यापन करना। -डिग्री में होता है, क्योंकि ग्लेशियर हमेशा -डिग्री में ही होगा, अदरवाइज वो पिघल जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर ये हो गया, जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। और कहाँ है ये? याद रखा जाए, ये पड़ता है हमारा काराकोरम में, काराकोरम श्रेणी में। याद रखें, काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। अब इसी काराकोरम श्रेणी में कई ग्लेशियर और पड़ते हैं। देखिए, काराकोरम श्रेणी में ही जो है बहुत ग्लेशियर और पड़ते हैं। काराकोरम, काराकोरम श्रेणी के ग्लेशियर कौन कौन से होंगे? एक होगा बाल्टोरा, बाल्टोरा, हिस्पारा, बियाफो, बातुरा, चोगोलुंगमा, खारदोजिन, रुंडुन, और हो जाएगा सासाइनी। इतने ग्लेशियर भारत में आपको देखे काराकोरम श्रेणी में। एक ये है सियाचिन जो कि सबसे बड़ा है। उसके अलावा देखिए क्या याद रखें, बाल्टोरा है, स्पारा है, बियाफो है, बातुरा है, चोगोलुंगमा है, खारदोजिन है, रुंडुन है, सासाइनी है। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई,
ये पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसीलिए बता रहे हैं। देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से, आज तक बाल्टोरा हिस्पारा का नाम बहुत बार आ चुका है, बियाफो बहुत बार आ चुका है, रुंडुन बहुत बार आ चुका है, सासाइनी बहुत बार आ चुका है। ये एग्जाम में आते ही हैं। और है कहाँ? काराकोरम। अगर काराकोरम की बात करें तो काराकोरम है कहाँ भाई? ये है लद्दाख में। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंदर ये आता है। यहाँ पर इधर ही ये ग्लेशियर है। इतने ज़्यादा बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, ये बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। आप ये लगा लीजिए 20 किलोमीटर से भी बड़े ग्लेशियर हैं ये सारे, 20 से भी ज़्यादा। सबसे बड़ा क्षेत्र आपने याद रख लिया, फिर 60 के आसपास ही है, वही 40-45 के आसपास ही है। ये इस तरीके से इनकी लंबाई है, बहुत बड़े हैं। तो इस तरीके से हमने याद रखना है भाई काराकोरम के अंदर कौन कौन सी हिमानियाँ हैं। अब कश्मीर में आ जाइए। कश्मीर में 3 ग्लेशियर मिल जाएंगे। एक मिल जाएगा रिमो ग्लेशियर। एक मिल जाएगा पुनमाह ग्लेशियर। उसके बाद आ जाएगा रूपल। 3 ग्लेशियर हो जाएंगे कहाँ? कश्मीर में। ये तकरीबन 40 किलोमीटर के आसपास है, ये 27 के पास है। ये जो रूपल हो जाएगा ये लगभग 16 किलोमीटर के आसपास है इसकी लंबाई। ये कहाँ है? रिमो, पुनमाहा और रूपल, ये कहाँ हो जाएगी? ये कश्मीर में हो जाएगा। और ये कहाँ बताया मैंने? बाल्टोरा, हिस्पारा, बियाफो और ये सियाचिन बताया है लद्दाख में। तो लद्दाख और कश्मीर अलग अलग हो चुके हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो इस तरीके से आप याद रखें इनको अलग अलग। तो कश्मीर के भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं, लद्दाख के भी इंपॉर्टेंट। 2 ग्लेशियर यहाँ के याद रखिए आप। यहाँ पर इधर नेपाल लग जाता है और इधर ये लग जाता है सिक्किम। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट हैं। एक ग्लेशियर का नाम है यहाँ जैमू, हमेशा पूछा जाता है। ये 25 किमी के आसपास है। और एक का नाम है कंचनजंगा, ये तकरीबन 16 किलोमीटर के आसपास है। ये कहाँ पर है? ये है नेपाल और सिक्किम के बीच, यानी आप इसे सिक्किम में मान सकते हैं, जैमू और कंचनजंगा तो पर्वत चोटी भी है, तो ये यहाँ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कई ग्लेशियर हैं। देखिए उत्तराखंड में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है उसका नाम है गंगोत्री। उसके बाद एक ग्लेशियर का नाम है जिसका नाम है पिंडारी। और जो ये गंगोत्री ग्लेशियर है ये लगभग 30 गुणा गया 2 किमी के आसपास है, इतना हम याद रखें। उसके बाद पिंडारी ग्लेशियर है। उसके बाद मिलम ग्लेशियर है, उसके बाद केदारनाथ ग्लेशियर है। ये कई प्रकार के ग्लेशियर यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो केदारनाथ में ही आपने सुना भी होगा चौराबाड़ी ग्लेशियर नाम का भी है, यहीं पर चौराबाड़ी, जिसमें 16-17 जून 2013 को आपदा आई थी, यानी बाढ़ आई थी जिस ग्लेशियर के टूटने से, वो यहाँ पर है। तो इस प्रकार से हमने ग्लेशियर्स को याद रखना है। देखिए अब आप कहेंगे हिमाचल के नहीं बताए, हिमाचल में भी हैं लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? ज़्यादातर जो भारतीय जीके में जो पूछा जाता है वो रिमो ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है, पुनमाहा है, रूपल है। देखिए रूपल, पुनमाहा, रिमो की जगह पर एक और है रिमो। अतः जैमू और रिमो में कंफ्यूज हो सकता है भाई। जैमू हो गया सिक्किम में, रिमो हो गया कश्मीर में। यहाँ नाम देखिए आप कैसे कैसे हैं, बड़े उटंग टाटंग से लग रहे हैं। तो क्या ये याद हो सकते हैं? कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, हार मानना ही नहीं है भाई, रट देना है, चाट देना है, खा जाना है इसको बिल्कुल। एक बार रट लो, एक बार पढ़ लो, हो तो गया याद, फिर क्या बार बार ग्लेशियर में ही सफर नहीं कराएंगे आपको। बस एक बार याद कर लें भैया, उसके बाद अगर याद हो चुका है तो कॉन्फिडेंस हैवी हो जाएगा। कॉन्फिडेंस हैवी होगा तो एग्जाम में भी गोले सही लगेंगे ना। हमको तो गोला सही करना है, तो गोला सही करने के लिए ये वाला जो गोला है ना, इसमें कुछ घुसाना जरूरी है। ये गोला अगर खाली है तो वो गोला भी खाली ही छूटेगा। दोनों गोले का संपर्क अच्छा बनाएं। तो ये गोले को हम समझ गए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है कौन? फेडचैंको, वो है कहाँ पर? पामीर की गांठ में। और बाकी ये ग्लेशियर हैं। अच्छा ये हिमालय के ही कुछ ऐसे ग्लेशियर हैं। देखिए ये मैं मिटाता हूँ, कुछ बात और कर लेते हैं इसी में। जाते जाते एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताते हैं भाई। हिमालयी ग्लेशियर देखिए, हिमालयी जो ग्लेशियर है ना, क्योंकि हिमालय भारत में ही है, तो हिमालयी ग्लेशियर जो है दुनिया में सबसे तीव्र गति से बढ़ नहीं रहे हैं बल्कि तीव्र गति से पिघल रहे हैं। और क्यों पिघल रहे भाई? यही क्यों पिघल रहे हैं हिमालय के ग्लेशियर? एक तो ऐसा है कि हिमालय में ही ग्लेशियर ज़्यादा हैं।
फिर तीव्र गति से पिघल रहे हैं। देखिए तीव्र गति में सबसे ज़्यादा तीव्र गति से पिघलने वाला गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर। अब ये क्यों पिघल रहा है, इसको क्या हो गया, मतलब अब सियाचिन क्यों नहीं पिघल रहा है या बियाफो हिस्पारा ये क्यों नहीं पिघल रहे हैं, गंगोत्री क्यों? क्योंकि मानव हस्तक्षेप और ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, हिमालय में आना जाना, इस कारण की वजह से ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अब ये भी कहा जाता है इसके पिघलने की गति देखिए कितनी है, इसके पिघलने की गति लगभग 22.23 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से कम हो रहा है। 22 सेंटीमीटर कम हो रहा है। सेंटीमीटर बहुत कम लग रहा है ना ग्लेशियर में, जहाँ ये ग्लेशियर तकरीबन 30 किलोमीटर है तो सेंटीमीटर से क्या फर्क पड़ेगा ऐसा लग रहा है। नहीं, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। जो ग्लेशियर्स का अध्ययन करते हैं वो लोग दुनिया को ये चिंता दिखा रहे हैं कि भाई ग्लेशियर का नुकसान होने का मतलब है ग्लोबल वार्मिंग सर से ऊपर बढ़ गया है, इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे नुकसान क्या होगा, यदि हिमालय खाली होगी तब पानी भी कहाँ से पियोगे, तब खा पानी तब तो मिलेगा नहीं। पानी ही यदि सूख गया तो धरती का महत्व क्या रहेगा बताओ, धरती में मानव जीवन संभव कैसे होगा? मानव जीवन तो छोड़ो, अन्य जीव जंतुओं का भी जीवन संभव कैसे होगा? तो मानव कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है, खुद का भी अन्य जीवों का भी। और आज का जो पर्यटक है वो जाता तो है ऐसे एरिया पर घूमने, लेकिन बिस्किट चॉकलेट इसको तो छोड़ेगा नहीं, टॉफ़ी, सेंटर फ्रूट, 50 प्रकार के कुरकुरे, थैले, वो सब कुछ खाक होकर के हाथ पहुँच के वहीं फेंक जाएगा। तो इससे नुकसान किसको होगा? इससे नुकसान एक ग्लेशियर्स को हो रहा है, हिमालय को हो रहा है और मानव के अस्तित्व को खतरा हो रहा है। तो इसे हमें बचाना चाहिए, जरूरी है कि इसे बचाएं और इसे बचा करके ही हमारा जीवन भी बचेगा। तो ये ग्लेशियर्स हमने पढ़े हैं भाई। ग्लेशियर को याद रखने का यही तरीका है, आप एक मानचित्र जरूर तैयार करें। जब तक आप भूगोल को पढ़ने के लिए मानचित्र नहीं बनाते हैं तो मानचित्र न बनाने के बाद जो है आप मानचित्र में याद भी नहीं रख पाएंगे। और ये सब को जो जैमो रेमो ये सब को रूपल रेमो ये बताया है, कुछ नहीं है। फिर ये बिना मानचित्र के कुछ भी नहीं हो सकता। भूगोल को आज बिना मानचित्र के पढ़ ही नहीं सकते हैं, कभी याद ही नहीं हो सकता है। अब मानचित्र बना लिया तो कोई दिमाग से नहीं मिटा सकता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है। तो आज यही है, बस इतना ही ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ा है। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट और पढ़ेंगे और वो हमारा अगले चैप्टर में हो जाएगा। क्या हो सकता है अभी नहीं बताएंगे, आपको बाद ही में बताएंगे जब चैप्टर शुरू होगा। तब तक के लिए जय हिंद।